स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ बता रही होती है कि इंसान जो होते हैं उनके अंदर जो सोल रहता है, उसका जो एसेंस होता है उसे इदेया कहते हैं। इदेया इंसान की बॉडी के सोल के अंदर होता है और वो सोल का एसेंस होता है। आगे हमें वो आवाज़ ये बात बताती है कि कुछ समय के बाद इंसान को सोल के इदेया के बारे में पता चला। जब इंसान को इदेया के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना इदेया को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दो लड़कों को। उनमें से एक लड़का बोल रहा होता है कि जब मैं अपने इदेया को मैनिफेस्ट करता हूँ तो एक स्वॉर्ड आ जाती है। दूसरा लड़का बोलता है, अच्छा ऐसा है तो मुझे दिखाओ। फिर वो आवाज़ वापस से हमें बता रही होती है कि इदेया का इस्तेमाल वर्ड और सेंटेंस की तरह होने लगा। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का स्वॉर्ड को समन कर लेता है और दूसरा लड़का उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर वो आवाज़ आगे बताती है कि लोगों ने इदेया को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि तुम्हारा इदेया क्या है। तो दूसरा बंदा कहता है कि मेरा इदेया है सॉइल से ब्रिक्स बनाना। जब ये बात वो स्वॉर्ड वाला बंदा सुनता है तो वो अजीब सा फेस बनाने लगता है। वो आवाज़ हमें फिर से बताती है कि जब लोगों ने इदेया को फिजिकल ऑब्जेक्ट में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया तब इंसानियत ने उस हिसाब से लोगों को रैंक्स देना शुरू कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है उसने दूसरे बंदे को ज़मीन में गिरा दिया होता है और उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम रैंक ई से हो? उसके बाद एक आवाज़ हमें फिर से सुनाई देती है और वो आवाज़ बोल रही होती है कि आत्मा यानी कि जो सोल्स होती हैं वो पहले इक्वल हुआ करती थी, लेकिन अब वो सारी आत्मा रैंक्स में बढ़ चुकी हैं। उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो नीचे गिरे हुए बंदे से बोल रहा होता है कि मैं किसी रैंक ई वाले लड़के से दोस्ती नहीं रख सकता हूँ। वो आवाज़ आगे बोलती है कि आखिर में लोगों को रैंक के बीच में बांट दिया गया। के बाद स्कूल जो है वो एक तरह का टूल बन गया जिसका इस्तेमाल करके हाई रैंक वाले इदेया वाले लोगों को वॉर में लड़ने के लिए भेजा जाने लगा। अगले सीन में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है और पीछे से एक वॉइस बोल रही होती है, ये उन्हीं में से एक स्कूल है जिसका नाम है ह्यूंडई ट्रेनिंग हाई स्कूल। उसके बाद वाले सीन में हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उसे पकड़ो, हाँ वहीं से उसे पकड़ो। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के ग्राउंड में फ़ाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो एक बंदा रहता है और वो जो इंसान रहता है वो हंसते हुए देख रहा होता है और उसके बाद वो एक लात मारता है दूसरे वाले लड़के को और उसके बाद वो आयरन एक्स को समन करता है और उस आयरन एक्स से दूसरे वाले बंदे पे अटैक करने वाला होता है। और फिर वो बंदा कूदते हुए मारने के लिए जा रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम क्लास 10 वाले लड़कों के पास बस इतनी ही ताकत है? वो दूसरा वाला जो बंदा होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो अपने इदेया को समन करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर वो जो दूसरा बंदा होता है वो अपने आयरन एक्स से अटैक कर देता है वो वाइट वाले बंदे पे। तो वो वाइट वाला बंदा पैनिक कर जाता है। वो वाइट वाला जो बंदा होता है वो अपने टीममेट से बोल रहा होता है कि उसे रोको। उसके टीममेट का नाम पार्क जुनसुंग होता है और वो उसे बोल रहा होता है, ओए पागल, इसको रोको और कुछ करो, बस खड़े होकर ताकते मत रहो। पार्क जुनसुंग जो होता है वो काफ़ी वीक होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें ही बढ़ा दूंगा। उसके बाद वो वाइट शर्ट वाले बंदे को बहुत गुस्से में दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम नाकारा आदमी, कुछ करो। फिर वही लड़का जो वाइट शर्ट वाला रहता है वो गुस्से में उस चश्मिश से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही वाइट शर्ट वाला बंदा उस चश्मिश बंदे को मार रहा होता है और हम आपको बता दें कि वो जो चश्मिश है वही हमारा मेन लीड होता है और उसका नाम होता है पार्क जुनसुंग। वो जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि हम तुम्हारी वजह से हारे, तुम बिल्कुल ही यूजलेस हो। वो बंदा हमारे मेन लीड को बुली कर रहा होता है और उसने अपनी टांगे हमारे मेन लीड के कंधे पे रख दी होती है। वो वाइट शर्ट वाला पर्सन बोल रहा होता है कि हमारी बदकिस्मती थी कि ये बंदा हमारे टीम में था, इसने तो हमारी टीम को ही अनलकी कर दिया। ये सुनकर ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है कि तुम आखिर एक लास्ट जो हमारे क्लास में रैंक में सबसे लास्ट में, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तो पूरे स्कूल में सबसे लास्ट रैंक पे है। हमारे एमसी जो रहता है वो उसके पैरों को पकड़ कर कह रहा होता है, हाँ 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 हाँ,
सॉरी सॉरी, तुम जैसे कि तुमने कहा, तुम एक लास्ट आने वाले बंदे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हँसते हुए ये उससे बोल रहा होता है। ये सुनकर जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है उसका पारा हाई हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस वाइट शर्ट वाले ने हमारे एमसी पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन हमारा एमसी ने उसे डॉज कर लिया होता है और वो उससे बच जाता है। उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मुझे मारने की कोशिश करना क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। ब्लैक कोट वाला बंदा हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि हम बस तुम्हें 10 बार मारेंगे, फिर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो जितने भी मेंबर्स को हमारे चोट लगा है तुम्हारे अच्छे से ना खेलने की वजह से और फाइट ना करने की वजह से, हम बस उसका बदला लेंगे तुमसे, तुम्हें 10 बार मार कर, तो तुम चुपचाप से मार खा लो। दूसरी तरफ वाइट शर्ट वाला बंदा हमारे एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचने की। अगले सीन में हमारे मेन लीड को सोचते हुए दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है अगर ये थक चुके हैं तो ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं, और अगर मैंने इन्हें खुद को मारने दिया तो फिर ये मुझे मारते ही रहेंगे। इसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है उनसे बचकर और बोल रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो। और फिर वो सोचता है कि अभी तो मुझे सिर्फ भागना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि पीछे से वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की। और फिर उसका 2 क्लासमेट बात कर रहा होता है। पहला कह रहा होता है देखो ये भाग रहा है, और फिर दूसरा कह रहा होता है ये हमेशा की तरह भाग ही रहा है सबसे बच के, बिल्कुल किसी मक्खी की तरह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन सब ने मिलकर हमारे एमसी को घेर लिया होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है धत तेरी की। फिर हमारा मेन लीड उनसे कहने लगता है कि एरिया यूज़ करने का हिम्मत मत करना यार, बहुत दर्द होता है। तो वो वाइट शर्ट वाला बंदा कहने लगता हाँ हाँ ज़्यादा नहीं मारेंगे, बस उतना ही मारेंगे जिससे तुम टीचर को कंप्लेन नहीं कर पाओ। ब्लैक कोट वाला बंदा कहने लगता है कि हमें मना किया गया है एडेया को यूज़ करने के लिए स्कूल में, तुम्हें तो पता ही है ना ये बात। वो वाइट शर्ट वाले बंदे से ही कह रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी लाते खा रहा होता है और वो बंदा उसे लाते मार रहा होता है। फिर हमें 2 बेवकूफ़ क्लासमेट को दिखाते हैं, जिसमें से एक क्लासमेट बोल रहा होता है कि ये रैंक एफ वाला बंदा हमारी क्लास में क्यों है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे भी इसे मारने का दिल कर रहा था अभी। वो क्लासमेट कहने लगता है अपने दोस्त से कि मुझे तो शर्म आती है कि ये बंदा हमारे क्लास में पढ़ रहा है, ये कितना कूड़ा इंसान है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि अभी भी पिटा रहा होता है। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपना पेट पकड़कर बैठा होता है और उनसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम मेरी वजह से हारी है। ये सुनकर वो दोनों और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस एफ रैंक वाले की हिम्मत कैसे हुई हमसे बदजुबानी करने की। जब ये सब हो रहा होता है तब अचानक ही उनके टीचर की एंट्री होती है और वो कहते हैं तुम सब बेवकूफ़ हो, अपनी सीट पर बैठो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबर आई है तो मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। फिर हमें ब्लैक कोट वाले बंदे को दिखाते हैं, वो कह रहा होता है कि टीचर आ गया। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैं अभी भी उसे और मारना चाहता हूँ, मैं उसे अभी और मारना चाहता हूँ, मैं उसे और पीटूंगा बाद में। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चे होते हैं वो टीचर से मजाक करने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि टीचर आज आप इतने खुश क्यों हैं, क्या आपकी शादी हो गई है या होने वाली है। ये बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर कहते हैं चुप चुप शांत हो जाओ। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं, वो सोच रहा होता है कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर टीचर का सीन दिखाया जाता है और वो ब्लैक बोर्ड पे अपना हाथ पटकते हुए कह रहे होते हैं कि ध्यान दो मेरी बात सुनो। वो बच्चों को बताने लगते हैं कि हमारे स्कूल को रिकॉग्निशन मिल गई है सरकार से। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर को बीच में कोई टोक देता है और कहता है कि आपकी बातों से लग रहा है कि फिर से कोई अजीब सा प्रपोजल आया होगा हमारे लिए, हमारे स्कूल को। फिर ये जो बंदा होता है उसका नाम होता है ब्यून गियोंग और ये एक तरह का बुली होता है जिसका जो पावर होता है वो काफ़ी एवेज रहता है, टिपिकल बुली जो कि हर स्कूल में होता है, क्योंकि उसने अपनी टांगें डेस्क पर रखी होती हैं। तो सबसे पहले टीचर जी वही नोटिस करते हैं और वो कहते हैं ब्यून गियोंग टांगे नीचे करो, ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुका है। वो बंदा डेस्क पर हाथ पटकते हुए कहता है कि ये सब आप लोग क्या बकवास करते रहते हो, क्या आप लोग इन सब चीज़ों को बंद नहीं कर सकते हो। तो टीचर कहते हैं कि मैं नहीं हूँ जो ये सब डिसाइड करता हूँ, तो तुम आदत डाल लो इन सब चीज़ों की। फिर जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे जो सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था जिसकी वजह से हमें ये प्रपोजल आया है, और क्योंकि वो जो 3rd ईयर्स वाले थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है
कि क्या थर्ड ईयर वाले? टीचर ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ रहे होते हैं और जाते जाते बच्चों को ये भी बोल रहे होते हैं कि जो हमारा स्कूल है वो एक पायलट टेस्टिंग ग्राउंड बनने वाला है अब से मिलिट्रीज के लिए। टीचर जी आगे बताते हैं कि तुम सबको ही मिलिट्री रैंक दिया जाएगा तुम्हारी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ये सब सुनकर सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि किसी सोच में एकदम डूबे हुए हैं और वो थोड़े सदमे में भी लगते हैं। और टीचर आगे बताते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग भी अब एक कॉमरेड हो। कॉमरेड उन लोगों को कहते हैं जो कि वॉर में साथ मिलकर लड़ते हैं किसी अपोनेंट से, मतलब वो लोग साथी होते हैं। टीचर जो रहते हैं वो बच्चों से कहने लगते हैं कि सारे क्लास को उसकी रैंक्स असाइन की गई है और सारे टीचर्स को भी, यानी कि टीचर्स का जो मतलब रैंक है वो इस तरह से है कि कोई ल्यूटेंट है तो कोई प्लाटून कमांडर है। और टीचर आगे बताते हैं कि आज से सारे बच्चे उन्हें प्लाटून कमांडर मतलब क्लास 10 का प्लाटून कमांडर कहेंगे। वो जो सुनहरे बालों वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि हम प्लाटून 10 हैं क्योंकि हम क्लास 10 है। तो वो बोलता है टीचर से, सवाल करता है कि आप करना क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ये वही बंदा है जो कि बुली था, मतलब ये क्लास का बुली है। टीचर उस पर्सन को कहते हैं कि कंप्लेन करना बंद करो, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और इसे हमें मानना ही पड़ेगा और तुम्हें भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और आगे बोलते हैं कि टीचर ट्रेनिंग में तुम्हें सल्यूट्स वगैरह भी करने पड़ेंगे, यानी कि जो सावधान वगैरह होता है ना सल्यूट्स वगैरह मिलिट्री में, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यही बात टीचर कह रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं बच्चों को। टीचर आगे कहते हैं कि अलग अलग जगह से लोग तुम्हें रिक्रूट करने के लिए भी आएंगे और वो बोल रहे होते हैं कि इसका मतलब तुम लोग अब एक सिपाही हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड सोचने लगता है कि सारी चीज़ों को ये लोग मिलिट्री की तरह करेंगे। फिर हमारा जो मेन लीड होता है वो टीचर से सवाल करता है कि क्या हो अगर हम सारी चीज़ों को मिलिट्री के तरीके से ना करें। ये सुनकर टीचर थोड़ा सोचने लगते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर रहे हैं ये सब करने के लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहता, मिलिट्री के तरीके से नहीं करना चाहता है, तो वो अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा सकता है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करा के। जो टीचर होते हैं वो जिनसुंग से कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सावधानी से सोचो। तो हमारा मेन लीड है वो थोड़ा चौंक जाता है और हमारे टीचर को देखकर कहता है, आपका मतलब क्या है? फिर हमें हमारे एमसी के 2 क्लासमेट को दिखाया जाता है। उनमें से एक जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि टीचर हम अचानक से मिलिट्री स्कूल में क्यों तब्दील हो रहे हैं? और लड़की पूछ रही होती है कि हाँ हाँ बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुनकर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं, मैंने तुम्हें क्या बताया नहीं कि ये सब थर्ड ईयर वालों की वजह से हो रहा है? वो ख़ास स्टूडेंट्स थे, उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर होते हैं वो किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में से बैजेस निकाल रहे होते हैं जो कि रैंक बैच होता है। जो टीचर होते हैं वो आगे बोल रहे होते हैं कि जो थर्ड ईयर वाले हैं उन्होंने हमें हेल्प किया है इस स्कूल को मिलिट्री स्कूल बनाने में। टीचर जो रहते हैं वो आगे बोलते हैं कि जो सारे के सारे बच्चे हैं थर्ड ईयर वाले, उन्हें सर्जेंट का रैंक रिसीव्ड हुआ है। फिर हमें बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है पीछे से और वो कह रहे होते हैं, सर्जेंट्स सारे के सारे थर्ड ईयर वाले? ये सुनकर टीचर कहते हैं, हाँ सारे सर्जेंट्स हैं और सारे कोरिया के ब्राइट फ्यूचर हैं और उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है। टीचर बच्चों को बैच बांटते हुए बता रहे होते हैं कि सेकंड ईयर वालों में से बहुत कम है जिन्हें कॉर्पोरल का रैंक दिया गया है। कॉर्पोरल उसे कहते हैं जो कि मिलिट्री में ना सबसे नीचे रैंक में होते हैं ना, उन्हें कॉर्पोरल कहते हैं। और आगे बताते हैं टीचर के और बाकी जितने भी बच्चे हैं सेकंड ईयर वाले, उनको लैंस कॉर्पोरल का मतलब ये दिया गया है, रैंक दिया गया है। तो लैंस कॉर्पोरल जो होता है ना कॉर्पोरल से नीचे होता है। जो रैंक बांटा जाएगा वो प्लाटून कमांडर के द्वारा रैंक बांटा जाएगा, यानी कि जो भी तुम्हारा उस टाइम पे इंचार्ज होगा वो तुम्हें रैंक बांटेगा। ये बात टीचर कह रहे होते हैं बच्चों से। टीचर आगे बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुम आकर मुझसे मिल सकते हो और मुझसे किसी भी तरह से मदद मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो टीचर रहते हैं वो आगे कहते हैं कि रैंक वाला जो बैच है वो तुम्हारे यूनिफॉर्म से अटैच नहीं है, लेकिन तुम सबको वो रैंक वाला बैच जो है उसे संभाल के रखना होगा। फिर हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि हमारे टीचर से कह रहा होता है कि टीचर मुझे अभी तक रैंक बैच नहीं मिला। उसके बाद टीचर थोड़े सीरियस हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि पूरे स्कूल में फ़र्स्ट ईयर को मिलाकर सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे रैंक नहीं मिला है। आगे टीचर बोलते हैं कि तुम लोगों को एक नोटबुक दी जाएगी और वो नोटबुक मिलिट्री नोटबुक होगी। टीचर जो होते हैं जुनसुंग की बात सुनते हैं, यानी कि हमारे मेन लीड की, और कह रहे होते हैं कि तुम एक
ट्रेनी सोल्जर की तरह स्टार्ट करोगे। तो ये सुनकर हमारा मेन लीड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या होता है। और हमें टीचर्स ऑफिस दिखाया जाता है। टीचर ने जिनसुंग को ऑफिस में बुलाया होता है। टीचर जिनसुंग को देखकर कह रहे होते हैं कि तुम आ गए। तो जिनसुंग टीचर से पूछता है कि हाँ सर, क्या रीज़न है आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो जो टीचर रहते हैं वो जिनसुंग से यानी कि हमारे मेन लीड से बोल रहे होते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तुमसे बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। टीचर हमारे एमसी से पूछ रहे होते हैं कि मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने स्कूल ट्रांसफ़र करने के बारे में क्या सोचा। ये सुनकर हमारा मेन लीड शॉक हो जाता है और कहता है स्कूल ट्रांसफ़र। जो टीचर रहते हैं वो हमारे एमसी से आगे कहते हैं कि जब ये स्कूल कम्प्लीटली मिलिट्री स्कूल में तब्दील हो जाएगा तब चीज़ें तुम्हारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अभी भी तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ट्रांसफ़र करने के बारे में एडवाइस कर रहा था। ये सुनकर हमारा एमसी टीचर से कहने लगता है कि आपको मेरे हिडन पोटेंशियल पर ध्यान देना चाहिए। क्या हो अगर मैं अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं और अच्छा करने लगूं स्कूल में। ये सुनकर टीचर कहते हैं क्या। उसके बाद वो फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं जिनसुंग तुम बहुत अच्छे कॉमेडियन हो। टीचर को हंसता देख जिनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि इस टीचर ने पहली तरफ मेरी तरफ देखा है पहली बार, और ये मुझे देखा इसने ताकि ये मुझ पर हंस सके। टीचर हमारे मेन लीड से आगे कह रहे होते हैं कि जुनसुंग देखो, यहाँ पे स्कूल में रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्कूल लाइफ होगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं सारे स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख सकता। तो वो आगे बोलते हैं कि मैं सबका ध्यान नहीं रख सकता एक एक स्टूडेंट का। जुनसुंग सोच रहा होता है ये सुनकर कि जैसा कि मुझे पता था, मेरे टीचर को पता था कि सब लोग मुझे बुली करते हैं। जो टीचर होते हैं वो बहुत अजीब तरह से हंस रहे होते हैं। तो हमारा जिनसुंग सोच रहा होता है कि मुझे पता है ये बस एक ए फ्रैंक को अपने क्लास में नहीं रखना चाहते, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जा रहा होता है जो कि सोच रहा होता है कि मेरे टीचर यही सोच रहे हैं कि मैं रोज़ पिटा पिटा के खुद ही स्कूल छोड़ दूंगा क्योंकि मैं एक ए फ्रैंक का हूँ और क्योंकि मेरा इदया यूजलेस है। फिर हमारे मेन लीड को दोबारा से दिखाया जाता है और वो अपने टीचर से पूछ रहा होता है टीचर, क्या आपको सच में लगता है कि रैंक्स होते हैं सोल में, यानी कि आत्मा को भी रैंक में डिवाइड किया जा सकता है। टीचर ये सुनकर हंसते हुए कहने लगते हैं हाँ रैंक तो होती है, तुम भी क्या मजाक कर रहे हो। तो ये सुनकर हमारा जो मेन लीड होता है वो भी हंसने का ड्रामा करने लगता है। उसके बाद हमारे मेन लीड का थोड़ा सा डार्क साइड दिखाते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई रैंक्स वगैरह होता है सोल में, और मैं ऐसा नहीं सोचता। फिर टीचर को दोबारा से क्लास में आते हुए दिखाया जा रहा होता है और टीचर कह रहे होते हैं कि सब कोई अपनी जगह पे बैठ जाओ, बेल बज चुकी है। फिर टीचर को बोर्ड के पास दिखाते हैं और टीचर कह रहे होते हैं क्योंकि अब तुम सब स्क्वाड में हो तो तुम सबको अपना अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो जितना भी स्क्वाड है उन्हें स्क्वाड के जो सर्जेंट हैं उन्हें अटेंडेंस रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अटेंडेंस दे रही होती है और कह रही होती है 10th प्लाटून, फर्स्ट स्क्वाड, टोटल 10, मिसिंग 0, 10 प्रेजेंट। दूसरे स्क्वाड का जो सर्जेंट होता है वो भी अपना अटेंडेंस देता है कि 10th प्लाटून, सेकंड स्क्वाड, टोटल 11, 0 मिसिंग, 11 प्रेजेंट। अगले सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों हम मिलिट्री का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं बच्चों से कि थर्ड स्क्वाड का रिपोर्ट कहाँ है। वो जो बुली लड़का रहता है वो पूछता है टीचर से क्या मुझे सच में ये करना पड़ेगा टीचर। तो टीचर कहते हैं हाँ तुम्हें करना पड़ेगा और जल्दी से तुम अपना रिपोर्ट दो। वो लड़का रिपोर्ट देने लगता है और कहता है टोटल 10, 2 मिसिंग, 1 पर्सन इज़ कूड़ा। और वो बोलता है आगे कि मैं चाहता हूँ कि वो 1% दुनिया में से डिसअपियर हो जाए, गायब ही हो जाए। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वो बुली कहता है कि 8 प्रेजेंट, अटेंडेंस कंप्लीट। पीछे से एक बंदा उस बुली को कहने लगता है कि ए तुम्हारे स्क्वाड में तो 9 लोग हैं ना। उसके बाद वो लोग हैं ना जो हमारे एमसी होता है उसे चिढ़ाते चिढ़ाते कहने लगते हैं कि देखो तुम्हें तो इसने काउंट भी नहीं किया, तुम तो एक ट्रेनर हो, तुम्हें तो कोई काउंट भी नहीं करेगा। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि आज की अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है। टीचर आगे कहते हैं कि आज कोई क्लास नहीं होगी, आज एक इवेंट होगा फील्ड में। और टीचर आगे बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्काउट्स जो हैं
वो हाइड किए हुए हैं स्कूल में, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। इवन स्कूल को भी नहीं पता वो कौन है और कहाँ पे हैं, लेकिन वो स्कूल ही में है। टीचर आगे बताते हैं कि वो जो स्क्वाड्स हैं वो तुम लोगों पर नज़र रखेंगे और देखेंगे कि तुम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहने लगता है कि टीचर आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, बस हमको इम्पोर्टेंट पार्ट बता दीजिए। ये सुनकर टीचर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। ये सुनकर टीचर कहने लगते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि तुम सबके बीच में स्क्वाड बैटल होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर वालों के बीच में। फिर टीचर आगे बताते हैं कि पहले से डिसाइड हो चुका है कि कौन किसका अपोनेंट रहेगा और कौन किससे लड़ेगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट टीचर से बोलने लगते हैं, तो इसका मतलब थर्ड ईयर वाले तो हमारे अपोनेंट नहीं होंगे ना, वो तो हमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। ये सुनकर टीचर कहते हैं नहीं नहीं शांत हो जाओ, काम डाउन। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखा रहे होते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं तो बस तमाशा देखते देखते ही टाइम पास कर लूँगा। अगली सीन में हमें टीचर को दिखाते हैं जो कि उस बुली से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारा इदया सी रैंक का है। तो वो बुली मुंह बनाते हुए कहता है कि आपको क्या मतलब, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। टीचर दोबारा से ब्योंग से क्वेश्चन करने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी क्या है। तो वो बोलने लगता है कि टीचर आप मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मैं चाहूँ तो किसी को भी पीट सकता हूँ, किसी भी अपोनेंट को। ये सुनकर टीचर कहने लगते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें पता है तुम्हारा पहला मैच किसके साथ है। वो कहते हैं कि तुम्हारा मैच होगा थर्ड ईयर के फर्स्ट प्लेटून फर्स्ट स्क्वाड से। ये सुनकर वो बुली जिसका नाम ब्योंग होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। ब्योंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और टीचर दूसरी तरफ कह रहे होते हैं कि थर्ड स्क्वाड की जगह पे बाकी सारे लोग फील्ड में जाओ। और दूसरी तरफ थर्ड स्क्वाड को टीचर 20 मिनट में प्रिपेयर करके बाहर आने के लिए कहते हैं फील्ड में बैटल के लिए। दूसरी तरफ जो उसके क्लासमेट होते हैं वो उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मर मत जाना तुम लोग थर्ड स्क्वाड वाले। स्पेशली वो ट्रेनी यानी कि हमारे एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम भी मर मत जाना, मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। वो ऐसा कह के निकल लेते हैं। ब्योंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो थर्ड ईयर की सबसे बेस्ट स्क्वाड है और क्या मुझे सबसे बेस्ट स्क्वाड से ही लड़ना था। और वो आगे बोल रहा होता है कि एक फ्रैंक के साथ हम कैसे जीतेंगे, हम तो पक्का हार गए। वो बेंच पर हाथ पटकते हुए गुस्से में कहने लगता है कि एक एफ रैंक के साथ हम कैसे जीत सकते हैं। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि डेस्क पे सो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया क्योंकि मेरी फाइट थर्ड ईयर वालों से होने वाली है। तभी वो बुली आ जाता है और वो हमारे मेन लीड से कहता है ओए कूड़े इधर सुनो। ये सुनकर हमारा मेन लीड उसकी तरफ देखता है और कहता है सर्जेंट क्या आपने मुझे बुलाया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन हमारे मेन लीड को मारने लगता है, फिर उसका बाल पकड़कर बोलने लगता है कि तुम जिस तरह से बात करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातों को सुनकर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बंदा उसका बाल पकड़ के बोलने लगता है क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो फाइट शुरू होने से पहले ही। फिर वो पर्सन हमारे एमसी को धक्का दे देता है और उसे गिरा देता है। वो जो बुली रहता है वो आगे कहता है कि हम सारे मिलकर भी उन लोगों को हरा नहीं सकते। फिर वो आगे बोलता है हमारे एमसी से कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम एक एफ रैंक के हो। वो जो बुली रहता है वो बस परेशान कर रहा होता है हमारे एमसी को बकवास कर करके, क्योंकि वो खुद ही वीक होता है इसीलिए। फिर हमारा मेन लीड कहता है कि अगर हम हारने वाले हैं तो मैं रहूं या ना रहूं ये मैटर थोड़ी करता है, सही कहा ना मैंने। ये सुनकर वो बुली और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमारे एमसी का टाई पकड़ के उसे खींचने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो बुली हमारे मेन लीड को उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है कि अगर मेरा रैंक नीचे गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे क्या। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे नहीं लगता तुमको इन चीज़ों के बारे में चिंता करना चाहिए। ये सुनकर वो बुली बहुत गुस्से में हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि आखिर तुमने क्या कहा। तो फिर हमारा मेन लीड कहता है कुछ नहीं सर्जन, कुछ नहीं कहा मैंने। फिर वो बुली कहने लगता है ओह ट्रैश, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता क्योंकि हमें अभी फाइट के लिए जाना है। उसके बाद हमारा मेन लीड कहने लगता है एक सोल्जर से पिटना और एक हाई रैंक से पिटना क्या ये सेम नहीं है। ये सुनकर जो बुली होता है वो थोड़ा ईविल स्माइल देने लगता है और सोचता है कि रुको मैं तुम्हें एक रोल दूंगा एक सर्जेंट होने के नाते। फिर वो बुली हमारे मेन लीड के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है क्या तुम करोगे।
तो हमारा मेन लीड कहता है कि जी हाँ, मैं कर दूंगा, जो भी आप कहें, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ये सुनकर वो बुली हमारे मेन लीड को कॉलर से उठाते हुए कहता है ठीक है। वो कहता है कि अब से तुम मेरे पर्सनल शील्ड रहोगे। फिर वो आगे बोलता है ठीक है ना कूड़े। अगले सीन में हमें फील्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उस बुली ने हमारे एमसी को अपना शील्ड बना रखा होता है और वो इसके पीछे छिपा हुआ होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो टीचर है वो माइक चेक कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे जो होते हैं ग्राउंड में यानी कि फील्ड में आ गए होते हैं। उसके बाद 3rd ईयर वाले स्क्वाड के लीडर को बुलाया जाता है, तो वो आ जाता है, आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर 2nd ईयर के लीडर को बुलाया जाता है, वो दोनों आमने सामने होते हैं। फिर टीचर उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा स्क्वाड रेडी हो गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर उन दोनों से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने स्किल्स दिखाना है उन सारे स्क्वाटर्स को जो कि तुम्हें देख रहे हैं। तो वो जो 3rd ईयर वाला मेंबर होता है, लीडर होता है, वो कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा इस फाइट में और मैं अपने मेंबर्स की भी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर टीचर कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद टीचर कह रहे होते हैं कि सारे स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो अपनी पोजीशन ले लो, तो सारे अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्क्वाड आमने सामने होते हैं और तभी जो टीचर रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि कंपटीशन को शुरू किया जाए। टीचर आगे कह रहे होते हैं कि सारे स्क्वाड लीडर को एक ब्रेसलेट मिला होगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस बुली ने हमारे एमसी को पकड़ लिया होता और कह रहा होता है कि इधर आओ। टीचर जो है बता रहे होते हैं कि ये जो ब्रेसलेट है वो इदेया का पावर यूज़ करता है यूज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के शॉक से। लेकिन अगर ये ब्रेसलेट एक बार टूट जाएगा तो बच्चों को इसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर पीछे से एक वॉइस बता रही होती है कि अगर ये ब्रेसलेट टूट जाएगा तो जो अपोनेंट जिसका भी टूटेगा वो हार जाएगा। और हमें देखते हैं कि जो बुली रहता है वह हमारे मेन लीड को अपना ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसे पकड़ो, फिर वो वापस ले लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन लीड बुली से कह रहा होता है क्या आपको मुझे इस तरह से पकड़ने की ज़रूरत है? नहीं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पपी हूँ, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर वो बुली हमारे एमसी से कहता है कि चुप रहो, मैं तुम्हें शील्ड की तरह यूज़ करूँगा, इसलिए तो मैं ऐसे पकड़े हुए हूँ। ये सुनकर हमारा मेन लीड काफ़ी सैड हो जाता है और बोलता है मैं तो अब एक जानवर भी नहीं, एक ऑब्जेक्ट बन गया हूँ। उसी वक्त पीछे से हमें एक आवाज़ बता रही होती है क्योंकि एक्सपीरियंस डिफरेंस है 2nd ईयर वालों और 3rd ईयर वालों में, इसीलिए 2nd ईयर वालों को एक फ़ायदा दिया जाता है कि उन्हें बस 5 मिनट तक 3rd ईयर वालों को रोक कर रखना होगा और अगर वो 5 मिनट तक 3rd ईयर वालों को रोक लेते हैं तब वो जीत जाएंगे। ये सुनकर 2nd ईयर वाले के जो दूसरे मेंबर होते हैं वो कहने लगते हैं कि इन लोगों के साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं, हम 5 मिनट तक उन्हें रोक कर भी नहीं रख पाएंगे। और वो आगे कहते हैं कि सबके सामने हमारी बेइज्जती जो होगी वो अलग। तभी हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने वॉच में 5 मिनट का टाइमर सेट कर देता है। फिर हमारे मेन लीड को सोचते हुए दिखाते हैं कि वो सोच रहा होता है कि अगर हम इस मैच को जीत गए तो क्या टीचर मेरा ट्रांसफ़र होना रोक देंगे। फिर पीछे से बोला जा रहा होता है दोनों साइड वालों को कि एक दूसरे को सैल्यूट करो। तो दोनों स्क्वाड लीडर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करने लगते हैं और कहते हैं यस सर। उसके बाद टीचर फाइट स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बुली हमारे एमसी को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है एक शील्ड बनाकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो बुली होता है वो हमारे एमसी को घसीट कर ले जा रहा होता है। तभी हमारा एमसी उससे कहता है कि रुक जाइए स्क्वाड लीडर। तो वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और बुली को सोचते हुए दिखाया जा रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि हमें बस 5 मिनट तक उन लोगों को रोकना है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे एमसी का टीम होता है वो अपने लीडर से पूछ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आप बताइए, ऑर्डर दीजिए। और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि सुनबेज आ रहे हैं, यानी कि सुनबेज जो टीम अदर टीम होती है 3rd ईयर वाली वो आ रहे हैं, आप हमें ऑर्डर दीजिए, बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वो पूछ रहे होते हैं अपने लीडर से। ये सुनकर जो बुली होता है, जो उनका लीडर होता है जो बुली, वो कहने लगता है कि तुम सब बस मुझे प्रोटेक्ट करो और तुम सबको बस 5 मिनट तक ऐसे ही रहना है, मतलब 5 मिनट तक उनका टाइम वेस्ट करो और तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि दूसरे टीम की मेंबर होती है वो उनकी एक टीम के मेंबर को लात से मार देती है और उनका दूसरा वाला जो मेंबर होता है वो आकर दूसरे वाले पर्सन पे अटैक कर देता है और उन्हें भी मारता है। वो पर्सन उनका ब्रेसलेट छीन लेता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो बहुत कूल लग रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बुली बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि अरे इसने तो मुझे देखा। वो लड़की बुली और फिर हमारे एमसी की ओर बढ़ रही होती है।
तो वो जो बुली होता है वो शील्ड की तरह यूज़ करता है हमारे एमसी को और कहता है कि उसे रोको। ये सुनकर हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं उसे कैसे रोकूं स्क्वाड लीडर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ही तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रही होती है और वो बंदा जो कि बुली होता है वो हमारे एमसी से कहता है कि किसी भी तरह से बस उसे रोको। ये सुनकर हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है हमें दूसरे डायरेक्शन में भागना चाहिए। फिर अचानक ही हमारे एमसी के टीचर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश लग रहे होते हैं और हमारे एमसी से कह रहे होते हैं चिल्लाकर कि मैं तुम्हारे ट्रांसफ़र का ध्यान रखूँगा। तो ये देखकर हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की हमारे एमसी की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन हमारे एमसी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डेंजरस तरीके से घूरने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का हृदय एक्टिवेट हो जाता है और वो एक आर्मर रहता है और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कूल लग रहा होता है। हमारा एमसी तो इसे देखकर शॉक हुई हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से वहाँ पे खड़ी होती है और वो बहुत कूल लग रही होती है। और ये देखकर हमारा जो एमसी होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारा हृदय तो बहुत ज़्यादा औसम है। फिर वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है कि तुम बेवकूफ़ बनने का एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारा रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया था। ये सुनकर हमारा जो मेन लीड होता है वो उस लड़की को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि देखो हमारे लीडर भाग रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उधर फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे टाइम चेक करना चाहिए। फिर वो टाइम चेक करने लगता है। हमारा मेन लीड टाइम को देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। वो कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा सबको डिस्ट्रैक्ट करके। फिर हमारा मेन लीड अजीब सी हरकतें करने लगता है और कहता है क्या मैं तुम्हें नूना बुला सकता हूँ, लेकिन मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। ये बोलने के बाद फिर हमारा मेन लीड डर जाता है और वो कहता है क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया, सॉरी मैं बस तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम टाइम वेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो ड्रामा मत करो, चुपचाप से अपना हृदय बाहर निकालो, मुझे तुम्हारा हृदय देखना है। हमारा मेन लीड टाइम वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि ये हमारी किस्मत थी कि हम मिले, कम से कम हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुमने हृदय नहीं निकाला तो मैं तुमसे लड़ाई करूंगी और फिर तुम्हें पीट दूंगी। सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत डर रहा होता है क्योंकि वो लड़की कह जा रही होती है कि अपना हृदय बाहर निकालो, पर हमारा एमसी नहीं निकाल रहा होता है। उसके बाद हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तुम्हें जल्दी किस बात की है, हम लोगों को शांत रहना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है शांत रहने की। ये सुनकर एकदम चिढ़ जाती है वो लड़की। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कह रहा होता है कि मेरे पापा मुझे ऐसा ही कहते थे कि तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। फिर वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी आंख लाल हो रही होती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे चलकर हमारी एमसी की ओर बढ़ रही होती है और कह रही होती है तो अच्छा तुम अपना हृदय बाहर नहीं निकालोगे, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। उस लड़की को अपनी ओर आता देखकर हमारा एमसी डर जाता है और कहता है अच्छा रुको मैं अभी अपना हृदय बाहर निकालता हूँ। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है 1 2 डैजर। उसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि जो डैजर है वो एक फ्रैंक का हृदय है और इसमें कोई ख़ास स्पेशल स्किल नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सा चाकू है। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपना डैजर लेके उस लड़की को कह रहा होता है टाड़ा। हमारे एमसी का डैजर देख के वो लड़की कहने लगती है क्या तुम एफ रैंक से हो। ये देखकर हमारा जो एमसी रहता है वो उस लड़की से कहने लगता है क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें नर्स ऑफिस जाना है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम नर्स ऑफिस जाओ। वो इस तरह से बात को घुमा रहा होता है और वो लड़की फिर से उससे पूछती है क्या तुम सच में वो अफवाह जिसका उड़ा है एफ रैंक वाले का तुम वही हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है हाँ मैं वही एफ रैंक वाला हूँ। वो लड़की ये सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और अपना मुंह बनाने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड कहने लगता है कि वो अपने डैजर को इस रैंक का मानता है भले ही ये एफ रैंक का हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो हमारा मेन लीड कहता है सॉरी तुम कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कोई पावरफुल इंसान होगे लेकिन तुम तो बहुत कमज़ोर हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जाने लगती है तो हमारा मेन लीड कहता है कि तुमने ही तो कहा था हृदय दिखाने के लिए, अब जब मैंने हृदय दिखा दिया तो तुम इस तरह से डिसअपॉइंट नहीं हो सकती। वो लड़की हमारे मेन लीड की बात नहीं सुनती है तो हमारा मेन लीड कहता है कि अगर तुम इसी तरह से जाती रही तो मैं पीछे से तुम पर अटैक कर दूंगा और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ
उसके बाद हमारे मेन लीड की बात सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती किसी ए फ्रैंक वाले से फाइट करके। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड कूदता हुआ उस लड़की की ओर बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, पर वो लड़की उस अटैक को आता देख लेती है और वो हमारे मेन लीड की ओर देखती है। तो हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे तो लगा था ये मुझे इग्नोर करने वाली है, लेकिन ये तो पीछे मुड़ गई। हमारा मेन लीड उस लड़की के चेहरे के पास चाकू ला देता है, वो जो डैजर होता है वो, पर हमारा मेन लीड उस लड़की को मारता नहीं है। वो वहाँ पे उसके सामने जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद कहने लगता है हा हा हा, मेरा जो डैजर है वो काफ़ी मजबूत है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, इवन उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और सब हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक फ्रैंक वाला उसे एक भी डैमेज नहीं दे पाया सुनबे को, जबकि उसने अपना डैजर को रोक लिया था। वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा इदेया बिल्कुल ए फ्रैंक का है। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि तुम ए फ्रैंक वाले हो, तो तुम ड्रामा करना बंद करो। तो ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि मैं तो बस टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। फिर हमारा मेन लीड टाइम की तरफ देखता है और वो बोलता है कि अभी भी 2 मिनट बचे हुए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो होती है वो उस स्क्वाड के लीडर की ओर बढ़ रही होती है। वो जो लीडर रहता है वो हमारे एमसी को कहने लगता है कि तुम ट्रैश, तुम उसे 5 मिनट तक भी रोक नहीं सके। वो लड़की जो होती है वो कहने लगती है सुनकर उस लीडर से कि ये वो आदमी बोल रहा है जो कि शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ भाग ही रहा है डर कर। तो वो जो बुली होता है वो उस लड़की से कहने लगता है मैं तो तुम्हें ऐसे ही बख्श रहा था, तुम पर इजी जा रहा था। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ जाल में फंस जाओ, जाल में फंस जाओ। उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो लड़की कहने लगती है मुझ पर इजी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो देखें तुम्हारी काबिलियत कितनी है। वो लड़की उस बुली से कहने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बुली खुद को अनलकी कह रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बुली का पैर एक बड़े से स्टोन पर पड़ जाता है और वो कहता है स्टोन। फिर हमें उस बुली का ईविल सा स्माइल दिखाते हैं और वो कह रहा होता है ये बाहर आ गया और ये काफ़ी बड़ा है, मेरा फ़ायदा हो गया, मैंने उतना टाइम जो अपना बचाया। दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाते हैं जो कि कह रही होती कि तुम अपनी काबिलियत का प्रूफ करने वाले हो। वो बुली ईविल सी स्माइल दे रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुम ये चाहती हो तो रुको, देखो मेरी काबिलियत। वो लड़की उस बुली के इदेया को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि बीम बीम का इदेया रैंक ये है। और उसके बाद फिर वो बोल रहा होता है कि ये उतने वक्त अपने पावर को छुपा रहा था। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि सुनबे निम यानी कि वो लड़की जो होती है उसे कह रहा होता है कि ये बहुत डेंजरस है, तुम वहाँ मत जाओ। फिर उस बुली को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर यानी कि अपनी इदेया का इस्तेमाल कर रहा होता है और कह रहा होता है एक्स्ट्रैक्ट। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बुली एक बहुत बड़े से स्टोन के ऊपर बैठा होता है और ये देखकर वो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस बुली का पावर जो कि जिसका इदेया रैंक होता है बी, और हमें ये भी बताया जाता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी स्टक है उसे निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकता है वेपन के तौर पर। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि वो लड़की वो ठीक तो रहेगी ना। फिर दूसरा वाला लड़का बोलने लगता है ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, क्या वो बच पाएगी। फिर वो लड़की कहने लगती है उस बुली से कि तुम इंतज़ार कर रहे थे, तुम सिर्फ भाग नहीं रहे थे, तुम इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हें कोई बड़ा सा पत्थर मिले जिसका तुम इस्तेमाल कर सको अपने इदेया के मदद से। ये सुनकर वो हंसने लगता है वो जो बुली रहता है और कहता है कि हाँ तुम सही समझी सुनबेनिम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बुली ने वो बड़ा सा पत्थर उस लड़की की तरफ फेंक दिया होता है। उसके बाद वो बुली कहता है कि देखो मेरा इदेया की ताकत। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बुली के पीछे कोई खड़ा होता है। वो पर्सन उस बुली से कहता है कि एक्सक्यूज मी सेकंड ईयर। ये सुनकर वो बुली थोड़ा डर जाता और कहता है कि ये आवाज़। तभी वो पर्सन उस बुली पर पीछे से अटैक कर देता है। वो बुली कहने लगता है कि ये मुझ पर पीछे से अटैक कैसे कर सकता है, एक थर्ड ईयर पे इस तरह की बुज़दिलों वाली हरकत शोभा नहीं देती। और वो बंदा उसके ऊपर उसको चीप कर जा रहा होता है।
उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस बड़े से स्टोन को रोकने की कोशिश कर रही होती है अपनी पावर से। वो लड़की सोच रही होती है कि मैं अपने इदेया से इस स्टोन को आराम से हैंडल कर सकती हूँ। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोन के जो होते हैं टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं और वो लड़की चौंक कर उस स्टोन को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख रही होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि उस लड़की की टीम का लीडर होता है और उसी ने उस लड़की को उस स्टोन से बचाया होता है और उसी ने उस स्टोन को तोड़ा होता है। अगले सीन में वो लड़की को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी होती है और कह रही होती है कि ये मेरा चांस था, मेरी अपॉर्चुनिटी थी ताकि मैं अपने मेरिट को शो कर सकूं। फिर वो अपने लीडर से बोलने लगती है कि आप बीच में क्यों आए, आपने क्यों इंटरफियर किया स्क्वाड लीडर। वो जो स्क्वाड लीडर होता है वो कहने लगता है कि वो अटैक थोड़ा डेंजरस था और मेरी ड्यूटी है मेरे स्क्वाड मेंबर्स का हिफाजत करना, तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये सुनकर वो लड़की और ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें ये लग रहा था कि मैं उस अटैक को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। फिर वो लीडर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम उस रॉक को हैंडल कर सकती थी। लेकिन वो आगे बोलने ही वाला होता है लेकिन तभी पीछे से वो बुली उस पर अटैक करने वाला होता है। तो वो बंदा कहने लगता है, वो जो लीडर होता है, कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बुली दूसरे वाले स्क्वाड के लीडर पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो लीडर देख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी पकड़ लूँगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और वो जो बंदा होता है वो उस बुली को उठाकर ज़मीन में ज़ोर से पटक देता है। उसके बाद हमें उस लीडर की एबिलिटी को दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि वो A+ उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी है और वो किसी भी चीज़ को कैच कर सकता है जिसको भी वो टारगेट करे किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर, और वो उस डिस्टेंस पे मूव करके उस पर्सन को टारगेट कर सकता है और उस डिस्टेंस को कवर करने जो भी टाइम होता है वो ओमिट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो तुरंत ही उस इंसान को कैच कर सकता है। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि उस स्क्वाड का लीडर होता है उससे कह रहा होता है कि आप तो बेवकूफ़ बन गए स्क्वाड लीडर। तभी वो बंदा जो रहता है वो हमारे मेन लीड को बहुत ही डरावने तरीके से घूर कर देखने लगता है। ये देखकर हमारा मेन लीड डर जाता है और उस वक्त वहाँ पे बुली की पिटाई हो चुकी होती है और वो वहाँ पे गिरा पड़ा होता है। दूसरे वाले स्क्वाड लीडर को देखकर हमारा मेन लीड डर जाता है और कहने लगता है सरेंडर सरेंडर आई सरेंडर। फिर वो जो लीडर होता है दूसरे स्क्वाड का वो हमारे मेन लीड के पास आता है और कहने लगता है कि तुमने जुए को, यानी कि जुए उस लड़की का नाम होता है, उसे वार्न किया उस गाय के इवन अदेया को एक्टिवेट करने से पहले। और फिर वो बंदा हमारे मेन लीड से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो हमारा मेन लीड ये सुनकर ड्रामे करते हुए कहने लगता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, आप तो बस ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये सुनकर वो लीडर कहने लगता है कि तुम बहुत ही बुरे झूठे इंसान हो, तुमसे झूठ बोला नहीं जा रहा फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है वेट मैं सरेंडर करता हूँ, पर मैंने तो सरेंडर कर दिया है ना। फिर वो जो दूसरे स्क्वाड का लीडर होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और फिर वो हमारे मेन लीड को पकड़ लेता है अपनी पावर की मदद से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने हमारे MC का कॉलर और उसकी हाथ दोनों को पकड़ रखा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे MC ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इदेया से अपने डैजर को समन कर लिया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड ने चाकू से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इदेया से समन करके बुलाया होता है और फिर उससे उस लीडर पे अटैक करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो जो पर्सन होता है वो हमारे मेन लीड से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर हमारे मेन लीड से पूछने लगता है कि सेकंड ईयर तुम कौन हो। उसके बाद हमारे मेन लीड को सोचते हुए दिखाया जा रहा होता है कि इस पर्सन की स्पिरिट बहुत अच्छी है, यानी कि वो उस लीडर को कह रहा होता है। फिर हमारा मेन लीड बताता है कि वो एक सेकंड स्क्वाड्रन से 10th प्लाटून 3rd स्क्वाड मेंबर। आगे हमारा मेन लीड अपना नाम बताता है कि उसका नाम पाक जिनसुंग है और वो F रैंक से है। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है अच्छा। और फिर हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी पैनिक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी तक टाइम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी 1 मिनट बाकी है। वो जो लीडर होता है वो पूछने लगता है हमारे MC से कि तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है सेकंड ईयर। ये सुनकर हमारा MC उस इंसान से कहने लगता है कि तुम्हारा अटेंशन मेरी तरफ है, ये तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि बस 1 मिनट बचा है टाइम ख़त्म होने में। उसके बाद फिर से हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि देखो वहाँ पे भीड़, वो सारे लोग मुझे देख रहे हैं,
क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है मुझे इतनी बुरी सिचुएशन में देखकर। और फिर हमारा मेन लीड बस है ना उस लीडर का ध्यान भटका रहा होता है ताकि टाइम जल्दी जल्दी पास हो। उसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है, क्या तुम वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? फिर वो आगे बोलता है कि मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि इस तरह की तरकीब इस्तेमाल करते हैं जीतने के लिए। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अकेले क्या करूं? और फिर वो खुद से ये भी कह रहा हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, ये कहना बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? फिर वो जो लीडर रहता है वो कहता है कि तुम जीतने में कोई एफर्ट क्यों नहीं डालते? हमारा मेन लीड कहता है कि एफ़र्ट, कैसा एफ़र्ट दूँ मैं तो बस एफ़ रैंक से हूँ, मैं कर ही क्या लूँगा। फिर ये बात जब सुनता है वो लीडर तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ। तो ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो लीडर आगे बताने लगता है और हमारा एमसी बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रैंड कॉम्पिटिशन में जो स्कॉटर्स आए हैं वो उन स्टूडेंट को चूज़ करेंगे जो कि अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और जिनका स्किल बहुत ही कमज़ोर है। वो लीडर आगे बताता है कि जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं और जिनका स्किल बहुत ही कम है उन स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस स्कूल से। फिर ये सुनकर हमारा मेन लीड सोचने लगता है कि ट्रांसफ़र, तो इसी वजह से मेरे होमरूम टीचर इतने ज़्यादा खुश थे और उनके चेहरे पे वो वाला एक्सप्रेशन था पहले। फिर ये सुनकर हमारा मेन लीड थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है, उसका नाम लेता है उस लीडर का, सुन बे नेम। तो लीडर कहता है बोलो। आगे हमारा मेन लीड कहने लगता है कि उसे ट्रांसफ़र नहीं करना। ये सुनकर वो पर्सन रहता है वो कहने लगता है तो ठीक से करो, यानी कि तुम ठीक से परफॉर्म करो। उसके बाद हमारे मेन लीड को काफ़ी सीरियस वाले रूप में दिखाते हैं और वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरे अपोनेंट हो सुन बे नेम तो सुन लो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हाल क्या होगा इसके बाद, यानी कि इस फाइट के बाद, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम ठीक रहोगे भी या नहीं। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। उसकी आंखें लाल हुई भी होती हैं और वो अपना इदेया एक्टिवेट कर रहा होता है। पूरे जगह सीन जो होता है वो लाल लाल पूरा हो जाता है और हमारे मेन लीड को दिखाते हैं कि उसके चेहरे पे भी अजीब तरह से जो नसें होती है उसके निशान आ गया होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि डैजर इदेया रैंक एफ़, जिसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ़ है और ये एक ऑर्डिनरी डैजर है जिसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे मेन लीड का फेस जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हंस रहा होता है और दूसरी तरफ हमें इंटरफेस में दिखाया जाता है कि उसमें बताया जा रहा होता है कि उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी जो है वो बढ़ गई है 3 गुना ज़्यादा जितना उसकी पहले थी। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वाइटल पॉइंट, यानी कि जो कमज़ोर पॉइंट होते हैं अपने अपोनेंट का, उसका पता चल जाता है हमारे मेन लीड को। और फिर आगे बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा जो इफ़ेक्टिव रूट है, जिस तरीके से तुम अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उस चीज़ की करंट एबिलिटीज़ वो भी एक्टिवेट हो गई है तुम्हारी। और फिर उस वक्त हमारा मेन लीड अपने चेहरे को पकड़ा हुआ होता है अपने बालों से और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। और फिर हमें बताया जा रहा होता है हमारे मेन लीड के बारे में कि वो इस इदेया को बंद नहीं कर सकता, इस मूड को ऑफ नहीं कर सकता तब तक जब तक वो इस इंसान को मार ना दे, अपने अपोनेंट को मार ना दे या फिर उसका इदेया को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ना कर दे। और फिर वहाँ पे एक और इंटरफेस आ रहा होता है जिसमें हमारे मेन लीड की आंखें दिख रही होती है, उसका चश्मा दिख रहा होता है और उसमें बताया जा रहा होता है कि अब तुम्हें जान लेने का डिज़ायर से ने तुम्हें पूरी तरीके से पकड़ रखा है। और फिर हमें इंटरफेस पे दिखाया जाता है एब्सोल्यूट मर्डर इदेया रैंक एस, यानी कि ये इदेया तब तक बंद नहीं होगा जब तक सामने वाले पर्सन का इदेया बर्बाद नहीं हो जाता या फिर सामने वाला पर्सन मर नहीं जाता। उसके बाद हमारे मेन लीड को बहुत ही ऑसम तरीके से खड़े हुए दिखाते हैं और फिर उसका डार्क साइड भी दिखाते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है और उसके हाथ में उसका डैजर होता है। की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड को दिखाते हुए जहाँ पे वो अपना सिर को पकड़ा होता है और जो दूसरा वाला पर्सन होता है, जो लीडर होता है, वो उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि सिर्फ एफ रैंक वाला डैजर ही तुम्हारा इदेया नहीं है, कुछ और भी है जो तुम छुपा रहे हो। उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाते हैं वो अपना इदेया एक्टिवेट कर रहा होता है और फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे की एबिलिटीज़ को बताने लगता है और कहता है कि तुम्हारा इदेया रैंक भी नेगेटिव है, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी A+ है। उसके बाद हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहने लगता है कि तुम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हो जिस चीज़ को तुम टारगेट करो और हमारा मेन लीड उस बंदे के सारे इदेया पावर को बता रहा होता है।
उसके बाद हमारा मेन लीड उस इंसान की पावर के बारे में और बताता है कि तुम जितना भी डिस्टेंस कवर करना चाहोगे वो डिस्टेंस तुम जब कवर कर लोगे तो वहाँ पे का जो टाइम होगा वो ओमिट हो जाएगा। अगले सीन में हमारे मेन लीड की डेंजरस आंखें दिखाई जाती है और वो कह रहा होता है कि रैंक बी नेगेटिव, तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ही बकवास है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी एबिलिटी इतनी बेकार होगी। दूसरी तरफ वो बंदा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे इदेया, ये लोगों का इदेया देख सकता है और इसको उसकी पावर का पता चल सकता है, और ये सारी बातें सोचकर वो काफ़ी शॉक दिख रहा होता है। अगले सीन में हमारी मेन लीड की बहुत ही ज़्यादा इविल सी स्माइल दिखाई जाती है। उसके बाद हमारे मेन लीड को उसके डैजर के साथ दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है और वो उस बंदे से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ख़ुद को तुम्हारी जान लेने से नहीं रोक पाऊँगा, और अगर मैं ऐसा करूँ, मैं तुम्हारा जान लेने लगूँ तो तुम रोक लोगे ना मुझे, सही कहा ना। हमारे मेन लीड को काफ़ी ज़्यादा रेड ऑरा में और काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाते हैं और हमारा मेन लीड फिर से उससे पूछता है सही कहा ना मैंने। उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इसे दूसरों की जान लेने की चाहत ने इसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। हमारा मेन लीड आगे कहता है मुझे पता है तुम ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है ना। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने डैजर के साथ अटैक करने के लिए रेडी होता है, और दूसरी तरफ वो जो दूसरे स्क्वाड का लीडर होता है वो भी अपना पोजीशन ले रखा होता है उसने भी, और दोनों ने अपना इदेया एक्टिवेट कर लिया होता है और दोनों फाइट करने वाले ही होते हैं। अगले सीन में हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की कह रही होती है कि ये लोग सिर्फ खड़े हुए क्यों हैं। दूसरा बंदा कहता है कि सुंगो सुनबे को ऐसा लग रहा होगा कि शायद उससे फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक एफ रैंक का है। फिर लाल बालों वाला बंदा कहता है कि तुम लोग मूव क्यों नहीं कर रहे हो, मैं उस बंदे को पिटते हुए देखने आया था, तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो। दूसरी तरफ हमें दूसरे स्क्वाड के लीडर को दिखाया जा रहा होता है जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस था और वो बहुत ज़्यादा सीरियसली गौर कर रहा था कि इसने खुद को गार्ड नहीं किया, यानी कि ये सही पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता हूँ, इसने किसी ओपनिंग को भी नहीं छोड़ा है। फिर हमें उस स्क्वाड के एक मेंबर जो कि एक लड़की रहती है वो उसको दिखाया जाता है और वो सोच रही होती है कि ये एनर्जी किस तरह की है, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही है, वो ऐसा सोच रही होती है। और फिर वो हमारे मेन लीड को देख रही होती है और कह रही होती है कि पहले से बहुत ज़्यादा बदला हुआ लग रहा है, जब मैंने इससे फाइट की थी तब ये काफ़ी अलग था और अभी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गया है। वो लड़की अपने आप से सोचने लगती है कि ये एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों हो गया है, मुझे इस फाइट को रुकना पड़ेगा, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये बातें वो लड़की सोच रही होती है। उसको दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमारे मेन लीड का काफ़ी इविल सा फेस दिखाते हैं और वो हंस रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की ने अपने सारे मेंबर्स को ऑर्डर दे दिया होता है उस बंदे पर, यानी कि हमारे मेन लीड पर अटैक करने के लिए। सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लड़की भी आगे बढ़ रही होती है और फिर उन सब ने मिलकर हमारे मेन लीड को पकड़ लिया होता है पीछे से। उसके बाद हमें उन तीनों का शॉक्ड फेस दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की ने हमारे मेन लीड को उसके सर से पकड़ लिया होता है। उसके बाद वाले सीन में हमें दूसरे वाले स्क्वाड का लीडर को दिखाया जाता है और वो पूछने लगता है अपने मेंबर से, यानी कि उस लड़की से, कि तुमने ऐसा क्यों किया। और उस लड़की का जो नाम होता है वो जुए रहता है। जिस तरह आपकी ड्यूटी है स्क्वाड मेंबर को प्रोटेक्ट करने की, उसी तरह मेरी भी ड्यूटी है अपने स्क्वाड मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वो लड़की उस पर्सन की तरफ, उस लीडर की तरफ देखकर पूछने लगती है उससे कि आप श्योर हो। वो लड़की उस लीडर से कहने लगती है कि हमने जैसे ही उस पर अटैक किया उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया काफ़ी जल्दी से, और उसने हम पर भी दोबारा से अटैक किया। वो आगे बोलती है कि उसने इतनी तेज़ी से अटैक किया था, यानी कि हमारे मेल लीड ने, कि ज़्यादातर लोग उस अटैक पे रिएक्ट नहीं कर पाते और खुद को डिफेंड नहीं कर पाते। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर वो स्माइल करने लगता है। तो वो लड़की सोच रही होती है क्या ये हंस रहा है। फिर वो बोलता है उस लड़की को कि तुम अपना आर्मर, यानी कि तुम अपने इदेया को दोबारा से एक्टिवेट कर लो। तभी वो लड़की गौर करती है कि उसका जो आर्मर है वो ब्रेक हो चुका है, और फिर उसे याद आता है जब उसने हमारे मेन लीड पर अटैक किया था तभी हमारे मेन लीड ने उसके आर्मर को आधा तोड़ दिया था। वो कहने लगती है कि इतने कम टाइम
टाइम में उसने हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। उसके बाद सारे लोग गौर करते हैं कि उनका जो रिस्ट बैंड होता है वो टूट चुका होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिस्ट बैंड है उसके टूटने पे जो गेम होता है वो एंड हो जाएगा। तो हमारे मेन लीड ने उन सब का रिस्ट बैंड तोड़ दिया होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन लीड के सामने खड़ा हुआ होता है। फिर हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है ये लोग बहुत ज़्यादा भारी हैं, क्योंकि वो लोग हमारे मेन लीड के ऊपर बैठे होते हैं और उसे पकड़ रखा होता है। फिर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि तुम लोगों का टीम वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद फिर वो बंदा रहता है, वो पूछता है हमारे मेन लीड से क्या तुम नॉर्मल हो गए। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि 5 मिनट हो गए, क्या तुम अब मुझ पर से उतरोगी। दूसरी तरफ उनके स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अगली टाइम हमारी फाइट होगी तो कोई भी उसमें दखल नहीं देगा, हम अच्छे से फाइट करेंगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है, ये हमारा आखिरी बार था। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, यानी कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझसे अगली बार भिड़ने से पहले, और ये एक एडवाइस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो ये कह के निकल लेता है। तो फिर हमारा मेन लीड जो होता है वो कहने लगता है पीछे से, रुको, नहीं, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, कोई हमारा फाइट नहीं हो रहा है नेक्स्ट टाइम, तुम सुन रहे हो ना। लेकिन वो लोग यानी कि वो पर्सन हमारे मेन लीड की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग अपने रास्ते चल देते हैं। उसके बाद हमारे मेन लीड को ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखाते हैं जहाँ पे वो कह रहा था कि ये फाइट कितनी मुश्किल थी। जो टीचर होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि सेकेंड ईयर 10th प्लेटून 3rd स्क्वाड ब्यूंग ग्यूंग स्क्वाड, जो कि उस बुली की स्क्वाड होती है, उसे विक्ट्री मिल जाती है। तो ये जो टीचर होते हैं वो विक्ट्री अनाउंस कर रहे होते हैं हमारे मेन लीड की टीम की। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है और वहाँ एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि एक एडवाइज़र होता है और वो कह रहा होता है कि मैं एक सीक्रेट काम के लिए यहाँ आया हूँ। और वो आगे कहता है क्या मैंने जो फ़ाइल आपसे मंगवाई थी आपने वो फ़ाइल ला दी। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल रहते हैं वो कहते हैं हाँ, ये रही आपकी फ़ाइल, और वो फ़ाइल जो है उस बंदे को देने लगते हैं। वो एडवाइज़र जो रहता है वो फ़ाइल्स देखने लगता है। सबसे पहले वो उसी बंदे का फ़ाइल देखता है जो उस स्क्वाड का लीडर था, यानी कि दूसरे वाले स्क्वाड का 3rd ईयर वाले का जो लीडर था। फिर वो उसकी फ़ाइल को देखते हुए कह रहा होता है कि यही वो स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम आहन सुंगो है। ये सुनकर वो जो प्रिंसिपल रहते हैं वो उस बंदे जिसका नाम आहन सुंगो होता है उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। और वो आगे कहते हैं कि वो हमारे स्कूल का प्राइड है। वो पर्सन आहन सुंगो का फाइल्स देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इसे मिडिल स्कूल में कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जब ये हाई स्कूल में आया तो इसे अवार्ड पर अवार्ड मिले और वो सिर्फ सारी की सारी उसे बहुत सारी विक्ट्री मिली। और वो सोचने लगता है क्या इसे किसी तरह का रियलाइजेशन हुआ था। वो कहने लगता है अगर इसका एडेयर रैंक अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर वो आगे कहने लगते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका एडेयर रैंक भी नेगेटिव है, इसी वजह से वो इतनी दूर पहुंच पाया। फिर वो जो एडवाइज़र होता है वो प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि यहाँ एक ट्रेनी भी है ना। ये सुनकर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ, यहाँ एक F रैंक वाला मतलब स्टूडेंट भी है और उसका रैंक 1st ईयर से भी ज़्यादा कम है। वो कहता है क्योंकि उसने आर्ग्यू किया और उसने ज़िद की, इसी वजह से हमने उसे कॉम्बैट क्लासेस में डाल दिया। ये सुनकर वो जो पर्सन होता है, जो एडवाइज़र होता है, वो कहने लगता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने तो बस ट्रेनिंग के बारे में पूछा था, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल गई हैं। जो एडवाइज़र होता है वो पूछने लगता है उनसे क्या आपके पास उस स्टूडेंट का पास्ट वाला रिज्यूम है, यानी कि उसके पास्ट में जो भी हुआ उसके बारे में क्या आपको पता है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद वो जो पर्सन होता है, जो एडवाइज़र होता है, वो उस रिज्यूम को हमारे जो मेन लीड है उसके बारे में पढ़ने लगता है। तो हमारे मेन लीड का बैक स्टोरी पता चलता है कि जब वो 8 साल का था तब उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था, यानी कि अपनी माँ और अपने फादर दोनों को खो दिया था, और उसकी वजह से वो शॉक में चला गया था, जिसकी वजह से वो अपने इडिया को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर उसको बाद में वो अपनी अंकल आंट के साथ रहने लगा और उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया, और वो लोग जो थे वो F रैंक से थे। फिर आगे बताया जाता है कि उस अंकल और आंट के घर में चोर घुस आया था, जिसकी वजह से जो अंकल और आंट के जो माइंड और बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद वो जो हमारा मेन लीड है उसका एडिया एक्टिवेट हो गया
और उसका एदेया एक एफ रैंक का एदेया था। ये सारा इंसिडेंट तब हुआ जब हमारा मेन लीड 10 साल का हो चुका था। ये सुनकर जो एडवाइज़र होता है वो कहता है कि एदेया तो 8 साल की उम्र में मैनिफेस्ट होने लगता है ना। तो ये सुनकर जो प्रिंसिपल होता है वो कहने लगता है हाँ, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं 8 साल की उम्र में अपना एदेया मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये सुनकर वो जो पर्सन रहता है, जो एडवाइज़र, वो सोचने लगता है कि कैसा एदेया जिसको मैनिफेस्ट किया गया है लेट से, और वो एक एफ रैंक का एदेया निकला। वो जो एडवाइज़र होता है वो प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि क्या उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ है। ये सुनकर वो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे अभी का तो पता नहीं, पर जब वो स्कूल में इंटर किया था तब उसका कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ ही रैंक का था। तो वो जो एडवाइज़र होता है वो कहने लगता है कि ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ है, क्या वो जानबूझकर अपना पावर छिपा रहा है। वो एडवाइज़र प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे पार्क जुंगसुंग से पर्सनली मिलना है। तो वो प्रिंसिपल कहता है ओके, लेकिन फिर वो प्रिंसिपल आगे कहता है कि वो जल्द ही अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर लेगा क्योंकि वो एक एफ रैंक का है। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर वो पर्सन कहने लगता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो कि उस एडवाइज़र से पूछने लगता है कि मेरा एक सवाल है कि आपने हमारे स्कूल को मिलिट्री स्कूल में क्यों तब्दील किया। जब प्रिंसिपल ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पर्सन हमारे प्रिंसिपल को काफ़ी गौर से घूर कर देखने लगता है। तो वो प्रिंसिपल सोचने लगता है क्या मैंने कोई ख़तरनाक सवाल कर दिया, या ये कोई सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, या कोई स्पेशल मिलिट्री प्लान। और फिर ये सोचकर वो बोल रहा होता है अपने मन में, वो प्रिंसिपल, कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। आगे प्रिंसिपल उस पर्सन से सॉरी कहता है और कहता है कि शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था आपसे। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। जो भी नॉर्थ की तरफ हो रहा है, हम नॉर्थ वाले लोगों से अपनी कंट्री को बचा सकें। और वो आगे बोलता है कि इस सिस्टम के साथ से हमें ये आशा है कि हम एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढें जिसे हम कम्प्लीटली बदल दें और उसको उससे पास्ट से, यानी कि उसको उसके अतीत से आज़ाद कर दें। और उसकी शुरुआत होती है हमें हमारे मेन लीड के मॉर्निंग रूटीन को बताते हुए, जहाँ पे हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि उसके सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे, जब वो सुबह मॉर्निंग में उठता है। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि रेडी हो रहा होता है और कह रहा होता है कि उसके बाद मैं सुबह उठने के बाद रेडी होता हूँ। फिर हमारे मेन लीड को आईने के सामने दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि आज भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है और कहता है चलो चलें। के बाद हमारा मेन लीड अपना दुख दर्द हमसे बयान कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे स्कूल जल्दी जाना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि सारी क्लीनिंग वगैरह का जो इंचार्ज है मुझे बना रखा है, तो स्कूल की सारी सफाई मुझे करनी पड़ती है, पूरे स्कूल की। उसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन लीड से पूछने लगते हैं तुम सेकंड ग्रेडर हो ना। फिर उन दिनों में से एक बंदा कहने लगता है कि हमें नहीं लगता कि हम इसे पहचानते नहीं हैं। तो फिर हमारा मेन लीड कहता है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर एक और बंदा जो रहता है वो कहने लगता है कि ये तो हमारे स्कूल का इकलौता ट्रेनी है। उसके बाद हमारा मेन लीड कहता है क्या मैं इतना फेमस हो गया हूँ। मुझे तो ये सुनकर काफ़ी खुशी हो रही है कि मुझे इतने सारे लोग जानने लगे हैं। वो जो पीछे में खड़ा हुआ होता है जो बंदा, वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ़ होगे। तो दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि मुझे लगता है फर्स्ट प्लेटून वाले लोग सच में बहुत बेवकूफ़ हैं। यही सुनकर हमारा मेन लीड हा 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 करने लगता है। ये सुनकर वो तीनों हमारे मेन लीड की बेइज्जती करने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारा एदेया सिर्फ एक चाकू नहीं है, वो कितना यूजलेस है तुम्हारा एदेया। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है तुम इतने टाइम तक आहान सुंगू के सामने टिक कैसे गए। और फिर वो जो लंबे बालों वाला होता है वो कहने लगता है मुझे लगता है कि पक्का आहान सुंगू ने कोई मिस्टेक की होगी, या फिर ये लक की वजह से जीत गया। ये सब बातें वो हमारे एमसी से कह रहे होते हैं। अगले सीन में हमारे मेन लीड को डस्टर क्लीन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डस्टर क्लीन कर रहा होता है। वो कहने लगता है ये डस्टर कितना ढीठ है, इसमें से गंदगी बाहर ही नहीं आ रही। फिर वो बोलता है कि अब तो गवर्नमेंट ने भी हमारे स्कूल को अपने अंडर ले लिया है, तो वो अभी चेंज क्यों नहीं करते इन बोर्ड्स को, ये ग्रीन बोर्ड से वाइट बोर्ड क्यों नहीं कर देते हैं।
उसके बाद वाले सीन में हमारे मेन लीड को स्कूल का फ्लोर साफ करते हुए दिखाते हैं। हमारा मेन लीड दौड़ दौड़ कर जल्दी जल्दी स्कूल का फ्लोर साफ कर रहा होता है और उसने पूरे स्कूल को चमका दिया होता है। उसके बाद हमारे मेन लीड के क्लासमेट्स को दिखाते हैं, जिनमें से जो काले बालों वाला होता है वो कहने लगता है हमारे एमसी से कि तुमने भाग भाग कर अपना काम कर दिया, जिसकी वजह से तुम जीत गए। तो फिर लाल बालों वाला कहता है कि तुमने ये कैसे किया, और तो और जब तुम मतलब हमारी फाइट हो रही थी तुमसे, फिर तुम भाग भाग कर खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे थे। वो जो काले बालों वाला इंसान होता है वो हमारे मेन लीड के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे जो क्लासमेट होते हैं हमारे मेन लीड के, वो पीछे से कहने लगते हैं कि शायद तुम सच में इस रैंक के हो, एक अनएक्सपेक्टेड वे में। उसके बाद वो काले बालों वाला दूसरी तरफ मुड़कर कहने लगता है ऐसा भी हो सकता है ये सारी चीज़ें कि लक की वजह से हुई हो, तुमने कुछ किया ही ना हो, बस लक की वजह से तुम जीत गए होगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड थोड़ा चिढ़ा हुआ दिख रहा होता है, एकदम क्या कहते हैं वो पोकर फेस वाला दिख रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन लीड हमें बता रहा होता है कि जब वो फाइट ख़त्म हुई, यानी कि जो प्लेटून बैटल था 3rd ग्रेडर्स के अगेंस्ट, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद से जो इमेज है मेरी लोगों के सामने इम्प्रूव होने लगी। अगले सीन में हमारे मेन लीड को डेस्क पर अपना सर रखे हुए दिखाते हैं, वहाँ पे वो हेड डाउन किए हुए होता है। तभी वो बुलिया आकर हाथ पटकता है और कहता है कि उठो ट्रैश। ये सुनकर हमारा मेन लीड उस बुली से सॉरी कहने लगता है और कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया। और फिर हमारा मेन लीड सोचने लगता है कि क्या ये मुझे मारने वाला है, पता नहीं। वो बुली हमारे मेन लीड से कहता है कि उसने होमवर्क नहीं बनाया है मैथ्स का, उसे होमवर्क कॉपी करना है, इसलिए मैथ का होमवर्क कॉपी करने के लिए वो अपना आंसर दे ताकि वो उसे कॉपी करे। तो ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है ठीक है ओके। उसके बाद हमारा मेन लीड ये सब सुनकर सोचने लगता है कि क्या ये मुझे मारने वाला नहीं है, ये मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। हमारा मेन लीड कहता है उस फाइट में क्योंकि हमारी टीम जीत गई थी और क्योंकि हमारी टीम मेरी वजह से जीती थी, इसकी वजह से लोगों ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड जो होता है वो फ्लोर क्लीन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो हमारे मेन लीड से कहने लगती है कि तुम मेरे सोशल स्टडीज़ का होमवर्क सर को दे देना। जो लड़का वहाँ पे पास में होता है वो भी कहता है हाँ मेरा भी। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ मेरा भी होमवर्क सबमिट कर देना। हमारा मेन लीड हमें बताता है कि इन्होंने हमें परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन फिर इन लोगों ने मुझे बहुत सारी काम करने के लिए देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल ये अपनी पर्सनल चीज़ें मुझसे करवाते, जैसे कि होमवर्क सबमिट करना। अगले सीन में हमें हमारे मेन लीड का क्लास दिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चे बोल रहे होते हैं कि क्लास ख़त्म हुआ। ये सुनकर टीचर अपने हाथों को डेस्क पर पटकते हुए कहने लगते हैं कि चुप हो जाओ तुम सब। टीचर सारे स्टूडेंट्स से कहने लगते हैं कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है क्लब ज्वाइन करने का। तो बच्चे ये सुनकर कहते हैं हाँ हमें पता है। हमारा मेन लीड हाथों में एक पेपर पकड़े हुए होता है और कह रहा होता है कि 2nd ग्रेडर्स के लिए किसी भी तरह के क्लब को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा मेन लीड उस पेपर को गौर से देखने लगता है और सोच रहा होता है कि एक क्लब मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए और क्या मुझे इन क्लब में से किसी में एंट्री मिलेगी भी। जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं पार्क जुनसुंग से, यानी कि हमारे मेन लीड से, कि अगर तुम क्लब ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम मुझसे आकर मिलना टीचर्स रूम में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ट्रांसफ़र के बारे में। जो क्लासमेट होते हैं हमारे मेन लीड के, वो कहने लगते हैं कि इसे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो एक F रैंक का है। तो दूसरा बंदा कहता है शायद कोई इसे बुला भी ले और कहे कि तुम एक एंट्री टेस्ट दो, ताकि वो उसे जलील कर सके ये दिखा के कि ये कितना वीक है। यानी कि ये सब हमारे मेन लीड का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये सब सुनकर हमारा मेन लीड अपने मन में कहता है हाँ हाँ उड़ा लो मजाक, जितना मजाक उड़ाना है तुम्हें। फिर वो अचानक से पेपर की तरफ देखता है और वो चिल्लाने लगता है, मतलब वो काफ़ी शॉक हो जाता है पेपर की तरफ देखकर। वो खुद से कह रहा होता है कि ये सारे के सारे क्लब मिलिट्री और एदेया से रिलेटेड हैं। दूसरी तरफ जो हमारा MC होता है, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें कौन सा क्लब ज्वाइन करना है। पीछे जो 2 लड़के होते हैं उनमें से एक लड़का कह रहा होता है कि मैं तो स्क्वाड बैटल्स क्लब ज्वाइन करूँगा। तो दूसरा वाला लड़का जो कि ग्रे जैकेट में होता है वो कहता है कि उसको रेट कैसा किया गया है। ये सब सुनकर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि रुको रुको, मैं भी उसी क्लब को ज्वाइन करने वाली हूँ, हम लोग साथ में चलेंगे। उसके बाद हमें
तीन लोगों को दिखाते हैं जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है कि उनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, वो उस क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरा वाला पर्सन कहता है कि हाँ मैं वहीं इनरोल कराने वाला हूँ, और तीसरा वाला पर्सन कहता है कि हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हम सब साथ में चलेंगे। अगले सीन में हमारे मेन लीड को क्लासरूम में अकेले बैठा हुआ दिखाते हैं और वो उस पेपर को पकड़े हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, काश कि ये लोग इदेया रैंक लिमिटेशन को हटा दें। हमारा मेन लीड ये बातें सोच रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन लीड उस पेपर को देखते हुए कहता है कि ये कोई क्लब्स नहीं है, ये तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कनेक्शन है। उसके बाद हमारे मेन लीड को उस पेपर पे पेंसिल से निशान डालते हुए दिखाते हैं जहाँ पे वो उन क्लब्स को कट कर रहा होता है जहाँ वो इनरोल नहीं करा सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड को एक ऐसा क्लब मिल चुका होता है जहाँ इदेया की ज़रूरत नहीं होती, जो कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होता है। उस क्लब को देखकर हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमारे एमसी को उस क्लब की तरफ जाते हुए दिखाते हैं और वो उस मन में सोच रहा होता है कि ऐसी भी क्लब है जहाँ इदेया रैंक लिमिटेशन नहीं है, ये तो अच्छी बात हो गई। और वो सोच रहा होता है कि क्योंकि यहाँ पे इदेया रैंक लिमिटेशन नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो क्लब है। तो ये सोचकर वो खुश हो रहा होता है और क्लब की ओर जा रहा होता है। आगे हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि सिर्फ जिम्नाजियम को सिर्फ एक ही क्लब यूज़ कर रहा है, ये तो ताज्जुब वाली बात है क्योंकि जिम्नाजियम काफ़ी बड़ा है। फिर हमें दिखाते हैं कि तीन लोग कह रहे होते हैं कि ये क्लब मेरा है, दूसरा बंदा कहता है नहीं ये हमारा है, और फिर तीसरी वाली लड़की कहती है कि नहीं ये मेरा है। फिर हमारा मेन लीड सोच रहा है मैं बस चाहता हूँ कि कोई मसला क्रिएट नहीं हो और सब अच्छे से हो जाए। हमारा मेन लीड आगे सोच रहा होता है कि उस पेपर में लिखा हुआ था कि इस क्लब में कोई इदेया यूसेज इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि जिनके पास इदेया नहीं है या फिर एफ रैंक के हैं तो वो वहाँ इनरोल करा सकते हैं, बस फिजिकल डेवलपमेंट पे इसमें इस क्लब में काम किया जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड जिम्नाजियम पहुँच चुका होता है। वहाँ पे वो खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। वो कहने लगता है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ ना। फिर वो पेपर में घूर कर देखने लगता है और फिर सामने देखता है, फिर घूरता है। उसके बाद वो खुद से कहता है कि नहीं नहीं मैं तो सही जगह आया हूँ, यहीं पर होना चाहिए वो क्लब। फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे मेन लीड को देखकर कहने लगते हैं देखो ये तो एफ रैंक वाला पर्सन है ना। फिर अगला बंदा कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, ये वही एफ रैंक वाला है। वहाँ पे जो दो लड़के होते हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो वो अपर क्लास मैन है ना, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेनी है, क्या मुझे इसे फॉर्मली बात करनी चाहिए। उन्हें देखकर हमारा मेन लीड सोचने लगता है ये तो सारे फर्स्ट ग्रेडर्स हैं। उसके बाद हमारा मेन लीड सोचने लगता है कि फर्स्ट ग्रेडर्स के लिए क्लब ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं, तो फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो ये सब बोल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा होता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है वो कितना कूल है। उसके बाद फिर हमारा मेन लीड ये सुनकर पूछने लगता है कि आखिर इस क्लब का प्रेसिडेंट है कौन, और वो घुस के जगह बना रहा होता अपना अंदर जाने के लिए। हमारे एमसी ने क्लब प्रेसिडेंट को देख लिया होता और वो कहने लगता है खुद से कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, मुझे भागना पड़ेगा अब तो। और उसका पेपर जो होता है उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी कोई पीछे से बोलने लगता है कि जो अफवाह थी वो सच निकली। तभी हमें उस क्लास प्रेसिडेंट का आधा फेस दिखाया जाता है और वो क्लास प्रेसिडेंट हमारे मेन लीड को बुला रहा होता है और उसकी तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है पार्क जुनसुंग तुम यहाँ। फिर हमें उस क्लास प्रेसिडेंट का फेस दिखाते हैं और फिर हमें पता चलता है ये वही पर्सन था जो थर्ड ईयर वाले स्क्वाड का लीडर था और जिससे हमारे मेन लीड की ख़तरनाक वाली फाइट होने वाली थी, लेकिन बीच में किसी ने इंटरफेयर कर दिया था उस लड़की ने, तो नहीं हो पाई थी। ये वही पर्सन रहता और पीछे से उस पर्सन का नाम लोग बोल रहे होते हैं अहान सुंगो, ये कितना अच्छा दिखता है। पीछे से सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, ये सब बोल रहे होते हैं। उसको देखकर हमारा मेन लीड थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या आप इस क्लब के प्रेसिडेंट हो। वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ पार्क जुनसुंग। वो ये बातें हमारे मेन लीड से कह रहा होता है। अगर आपको इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये मानवा सही नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा मानवा एक्सप्लेन करूँगी।